नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी कुमार राय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी की पुस्तक बितान भाग 2 के अंतिम पाठ डायरी के पन्ने के महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम थोड़ा-सा पाठ के विषय वस्तु पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। डायरी के पन्ने यानी हिंदी में जो ये अनुवादित है सूरज प्रकाश द्वारा, यह मूल रूप से डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन एन फ्रैंक यानी लेखक के पिता ऑटो फ्रैंक ने करवाया। बाद में 1952 में यह द डायरी ऑफ यंग गर्ल नाम से प्रकाशित हुआ। यहाँ पर जो आपके पाठ्य पुस्तक में डायरी के पन्ने नाम से कुछ अंश दिए जा रहे हैं, उसमें युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते और बिगड़ते भी हैं। युद्ध से भौगोलिक नक्शा बदल जाता है। कई बार खास इलाकों के मनुष्यों, जाति और संस्कृति का नामो-निशान समाप्त हो जाता है। युद्ध से युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है, जैसे जापान। 1933 के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद जब वहां यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रैंक परिवार यानी ऑटो फ्रैंक, उनकी पत्नी और 2 बेटियां मार्गोट तथा एन फ्रैंक ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे-धीरे अपना बसेरा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में स्थापित कर लिया। वहां द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 तक तो सब कुछ ठीक-ठाक था, किंतु मई 1940 में नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। उन्हें तरह-तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया, जिसकी योजना पहले बनाई जा चुकी थी, लेकिन तय तारीख से पहले उन्हें वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि एन की बड़ी बहन मार्गोट को सेंट्रल ऑफिस फॉर जूइश इमिग्रेशन से बुलावा आया। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान में जा छुपने का निर्णय लिया और वे अपने बदन पर कपड़ों की कई तह जमाए। बदन पर कपड़ों की कई तह जमाने के पीछे जो कारण था, ताकि किसी को शक न हो सके कि ये परिवार कहीं शिफ्ट कर रहा है। उसके बाद जब वो ऑटो फ्रैंक की जो ऑफिस होती है, कार्यालय, उसमें अपने को शिफ्ट करते हैं और वहाँ पर जो समय बिताया जाता है, जैसी स्थितियाँ होती हैं, उस सब के विषय में 13 वर्षीय बालिका एन फ्रैंक लिखती है। यह लगभग जो एक तरह से गुप्त स्थान पे रहने का उनका समय है, 2 वर्ष का होता है। इस पाठ से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। डायरी के पन्ने जो रचना है वो किसकी है? तो किसकी रचना है? एन फ्रैंक की। एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? तो एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ। एन फ्रैंक का जन्म किस शहर में हुआ था? तो उत्तर होगा जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। एन फ्रैंक की मृत्यु कब हुई थी? तो एन फ्रैंक की मृत्यु 1945 में हुई थी, नाजियों के यातना गृह में। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जब अज्ञातवास में रहते हुए 4 सदस्य फ्रैंक परिवार के यानी ऑटो फ्रैंक यानी एन फ्रैंक के पिता, एन फ्रैंक की माँ, मार्गोट, 4 ये थे और वानदान परिवार था। सब 8 सदस्य थे, जिसमें से 7 को पकड़ लिया गया था। ऑटो फ्रैंक नाजियों की पकड़ से दूर थे और 7 लोगों की पकड़ में तो ऑटो फ्रैंक भी आ गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, जबकि 7 सदस्य फ्रैंक के साथ यातना गृह में मर चुके थे 1945 में।
डायरी सबसे पहले किस भाषा में छपी? यानी एन फ्रैंक द्वारा लिखी जो डायरी थी वो सबसे पहले किस भाषा में छपी? तो किस भाषा में छपी? डच भाषा में। डच भाषा में छपी, 1947 में छपी और उसके पिता ऑटो फ्रैंक ने छपवाई। फ्रैंक की डायरी सबसे पहले किसने छपवाई? तो उत्तर है एन फ्रैंक के पिता ने, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक, और 1947 में डच भाषा में। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से अंग्रेजी में ये डायरी कब छपी? तो कब छपी? 1952 में। एन फ्रैंक की बहन का नाम क्या था? एन फ्रैंक की बहन का नाम मार्गोट था। मार्गोट एन फ्रैंक से बड़ी थी और उस समय इसकी उम्र 16 साल की थी। अगला प्रश्न, वान दान कौन थे? तो वान दान एन के पिता के बिजनेस पार्टनर थे और ये परिवार भी जब अज्ञातवास में रहे लोग गुप्त स्थान पे, तो फ्रैंक के परिवार के साथ वहां रहा। मार्गोट को कहां से बुलावा आया था? अब इसकी चर्चा हुई थी। तो मार्गोट को बुलावा सेंट्रल ऑफिस फॉर जूइश इमिग्रेशन से आया था। एन फ्रैंक के पिता का नाम क्या था? एन फ्रैंक के पिता का नाम ऑटो फ्रैंक था, अभी बात हुई थी इस पे भी। एन फ्रैंक का धर्म क्या था? यहूदी। अगला प्रश्न, एन फ्रैंक के साथ गुप्त स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? तो एन फ्रैंक के साथ 7 लोग थे। अगर फ्रैंक को लेकर, एन फ्रैंक को लेकर बात करेंगे तो 8 लोग थे। अज्ञातवास में जाते वक्त एन ने सबसे पहले अपने बैग में क्या रखा? तो एन ने सबसे पहले अपने बैग में क्या रखा? एन फ्रैंक ने डायरी रखी। यह डायरी उसे कहाँ मिली थी? तो यह डायरी उसके 13वें जन्मदिन यानी 12 जून 1942 को उपहार स्वरूप मिली थी। बुलावे के समय मार्गोट की उम्र क्या थी? बुलावे के समय मार्गोट की उम्र 16 वर्ष थी। अगला प्रश्न, 16 जुलाई से पूर्व ही ऑटो फ्रैंक क्यों अज्ञातवास में चले गए? यानी योजना तो थी कि 16 जुलाई तक हम कहीं अज्ञात गुप्त स्थान पे शिफ्ट कर लेंगे अपने को, लेकिन वो उससे पूर्व क्यों चले गए? क्योंकि मार्गोट के लिए बुलावा आया था। गुप्त स्थान के विषय में एन ने विस्तार से कब बताया? यानी किस डेट को बताया? डायरी किस पार्ट में बताया? तो किस पार्ट में बताया? 9 जुलाई 1942 गुरुवार के दिन। फ्रैंक परिवार की छिपने की जगह क्या थी? यानी फ्रैंक परिवार कहाँ छिपा था अज्ञातवास में? तो कहाँ छिपा था? ऑटो फ्रैंक की ऑफिस, यानी एन फ्रैंक के पिता की ऑफिस। कितने गिल्टर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए गए? युद्ध के बाद कितने गिल्टर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए गए? तो कितने गिल्टर के? 1000। 1000 गिल्टर के नोट अवैध घोषित किए जाने से किसको परेशानी हुई? यानी अगर ये नोट अवैध घोषित किए गए तो परेशानी किसको हुई? सबसे पहले परेशानी हुई ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों तथा जो लोग अज्ञातवास में थे, भूमिगत थे, उन्हें परेशानी हुई। एन ने डसेल की डच अध्यापिका किसे कहा? तो किसे कहा? अपनी बड़ी बहन मार्गोट को। क्योंकि मार्गोट ही क्या करते थे? उनके पत्रों का हिसाब किताब करती थी और उन्हें डच सिखाती थी। घायल सैनिकों से कौन बात कर रहा था? तो घायल सैनिकों से कौन बात कर रहा था? हिटलर कर रहा था। घायल सैनिक अपने बारे में हिटलर से बताते हुए अपने चोट के बारे में हिटलर से बताते कैसा महसूस कर रहे थे? तो गर्वान्वित थे, गर्व महसूस कर रहे थे। परिवार की वंश वृक्ष तथा राशि परिवारों की वंशावली के बारे में जानने की किसकी रुचि बढ़ी? तो किसकी बढ़ी? एन फ्रैंक की। एन के लिए हर सोमवार सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका कौन लाता था? तो कौन लाता था? कुगलर। एन के लिए हर सोमवार को सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका ला करके उसे देते थे। एन पर किसने फिक्रा कसा कि तुम्हें बाद में फिल्में देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिल्मों की कहानियां और नायकों के नाम तथा समीक्षाएं तुम्हें मुजबानी याद हैं? किसने कहा है? एन फ्रैंक की मम्मी ने, मां ने।
राशन कार्ड न होने पर एक कार्ड के लिए कितने गिल्टर देने पड़ते थे? तो राशन कार्ड जिसके पास नहीं होता तो उसे एक कार्ड के बदले 60 गिल्टर देने पड़ते थे। कितने गिल्टर? 60 गिल्टर। अगला प्रश्न, युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों के संग्रह करने की घोषणा किसने की? यानी युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों के संग्रह की घोषणा किसने की? तो किसने की? केंद्रीय मंत्री बोल्केस्टीन। लंदन से किए। किस भाषा में किए? डच भाषा में। युद्ध में डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज क्यों खत्म हो गया? उसके पीछे कारण क्या था? चोरी का, क्योंकि चोरियां सेंधमारियां बढ़ गई। पीटर और फ्रैंक के कमरे के ऊपर जाने पर डसेल क्यों गुस्सा थे? यानी पीटर और फ्रैंक जब ऊपर के कमरे में बात करने के लिए गए, जाके बैठे थे, तो डसेल गुस्सा क्यों हुए? क्योंकि उनका कुशन ये दोनों उठा ले गए थे। कुशन के लिए डसेल द्वारा किए गए गुस्से का बदला लेने के लिए फ्रैंक और पीटर ने क्या किया? फ्रैंक ने क्या किया? दोनों ने मिल करके उनके डसेल के बिस्तर में 2 कड़े ब्रूस रख दिए। लेकिन कुछ देर बाद फिर दोनों ने क्या किया? उसे निकाल लिया। अगला प्रश्न, एन के 15वें जन्मदिन पर पीटर ने क्या दिया? यानी एन को उपहार स्वरूप क्या दिया? तो एन को उपहार स्वरूप पीटर ने पियोनी फूलों का गुलदस्ता दिया। एन के 15वें जन्मदिन पर उसके मम्मी पापा ने उसे क्या दिया? तो एन की मम्मी पापा ने उसके 15वें जन्मदिन पर वनस्पति विज्ञान की किताब दी। उसके 15वें दिन पर उसकी बड़ी बहन मार्गोट ने क्या दिया? तो मार्गोट ने क्या दिया? सोने का ब्रेसलेट। फ्रांसीसी गांव में चर्चिल किसके द्वारा गया? तो फ्रांसीसी गांव में चर्चिल किसके? नाव से गया। उस नाव क्या कहते थे? टारपीडो नाव। किस नाव से गया? टारपीडो नाव से। अगला प्रश्न, टारपीडो नाव का प्रयोग किस लिए किया जाता था? टारपीडो नाव का प्रयोग तटों पर गोलाबारी के लिए होता था। चर्चिल के विषय में एन क्या विचार है? चर्चिल के विषय में एन क्या सोचती है? एन का क्या विचार है कि चर्चिल कैसा व्यक्ति है? जन्मजात बहादुर व्यक्ति है। एन के हिसाब से लोग उसके बारे में कैसा सोचते हैं? एन के हिसाब से लोग उसके बारे में उसे घमंडी और अकड़ू अक्खड़ समझते हैं। एन की प्रिय कहावत क्या है? एन कहती है कि जहां आग होगी धुआं भी वहीं होगा। अगला प्रश्न, पीटर एन को किस रूप में प्यार करता था? पीटर एन को दोस्त के रूप में प्यार करता था। एन के हिसाब से पीटर कैसा व्यक्ति है? यानी एन के समझ से पीटर कैसा है? तो पीटर कैसा व्यक्ति है? एक शांत प्रिय, सहनशील तथा सहज आत्मीय व्यक्ति है। आसमान, बादलों और चांद तारों की तरफ देखने से एन को क्या मिलता है? उसे शांति, सुकून मिलता है, आशा की भावना जगती है। औरतों की तुलना एन ने किससे की? तो अपनी डायरी में औरतों की तुलना एन ने सैनिकों से की। अगला प्रश्न, मौत के खिलाफ मनुष्य के लेखक। तो मौत के खिलाफ मनुष्य के लेखक का नाम क्या है? तो मनुष्य उसका नाम है श्री बपोल दे क्रुइस। डायरी के पन्ने नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया? तो डायरी के पन्ने नाम से जो हिंदी अनुवाद जो आप पढ़ रहे हैं वह हिंदी में सबसे पहले डच, फिर अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद उसका हुआ सूरज प्रकाश द्वारा। एन को परिवार के साथ कब गिरफ्तार किया? एन को परिवार के साथ 1944 को गिरफ्तार किया, 44 में गिरफ्तार किया गया। एन फ्रैंक के साथ किसको किसको गिरफ्तार किया? तो एन फ्रैंक के साथ मार्गोट, उसके मम्मी पापा तथा 4 अन्य यहूदी परिवार को, जिसमें वांदान का परिवार था, यानी टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी। हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी पार्टी।
यातना गृह से जब यहूदियों को आजाद कराया गया, उस समय एन के परिवार का कौन सा सदस्य जिंदा था? तो सभी तो मर गए थे, मतलब 4 फ्रैंक परिवार के सदस्य थे, जिसमें थे ऑटो फ्रैंक, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां मार्गोट और एन फ्रैंक। तो सब तो मर गए, 3 मर गए, जिसमें एक बचे कौन? घर के मुखिया यानी ऑटो फ्रैंक यानी एन फ्रैंक और मार्गोट के पिता। एन का परिवार अज्ञातवास में कितने दिन गुजारे? तो लगभग 2 वर्ष। डायरी का अंतिम हिस्सा एन ने कब लिखा? तो डायरी का अंतिम हिस्सा 1 अगस्त 1944 को एन ने लिखा। इसके 3 दिन बाद वह गिरफ्तार कर ली गई। साथियों, यह एक लंबा पाठ था, जिससे लगभग 55 संभावित बहुविकल्पीय प्रश्नों को बनाया गया, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों से, इस वीडियो से आगामी परीक्षाओं में मदद मिलेगी।